Namaskar. Welcome to Lunar Astro. Today's topic will be again in Hindi and English both. I will give different examples in both Hindi and English. So if you want to watch this video in English, click on the timestamp below in the description section and you'll move to the English video. और हिंदी व्यूवर्स के लिए लूनर आस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो है मरकरी की रेमेडी। पर मरकरी की रेमेडी से पहले प्रोडक्शन। कोई भी आप प्लांट लेंगे, कोई भी प्लांट उठाएंगे, उसके अंदर पहले कोशिश करिए प्रोडक्शन करने का। आप अगर इस चैनल के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक के सारे वीडियो देखेंगे ना, इसमें से कोई भी एक भी वीडियो ऐसा नहीं जिसके अंदर आप प्रोडक्शन नहीं सीख रहे होंगे। आप कोई भी एक वीडियो उठा के देखिए, आप टेस्ट करके देखिए 20-30 चार्ट्स पे, आपको प्रोडक्शन आ जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो है मरकरी की रेमेडी। मरकरी ना 2 हाउसेस को रूल कर रहा है चार्ट के अंदर, 3rd हाउस को और 6th हाउस को। और मरकरी की सबसे अच्छी बात यह है कि मरकरी क्वेश्चंस पूछता है। मरकरी किसी पे विश्वास नहीं करता। मरकरी को बच्चा बोला गया, युवराज बोला गया। और क्या होता है कि जैसे आपके घर में बच्चे होते हैं, बच्चे क्वेश्चंस पूछते हैं क्योंकि उनको नहीं पता होता, वो पूछते हैं इस चीज को कैसे करना है। जो बुरी बात है वो ये है कि मरकरी जरूरत से ज्यादा इजी तरीके से किसी से भी इन्फ्लुएंस हो जाता है। मतलब मरकरी जिस प्लैनेट के साथ बैठते हैं, क्योंकि बच्चे जिसके साथ रहते हैं, जिस संगति में रहते हैं, उस जैसे हो जाते हैं। तो उस वजह से मरकरी जिस भी प्लैनेट के साथ बैठता है, मरकरी अच्छा या बुरा हो जाता है। तो मैलेफिक्स के साथ बैठेंगे, मतलब सैटर्न, राहु, मार्स, सन के तो आगे पीछे रहते हैं मरकरी, पर सैटर्न, राहु, मार्स, केतु अगर ऐसे किसी प्लैनेट के साथ बैठ गए तो उनका नेचर ना लगभग उन प्लैनेट्स के जैसा हो जाएगा, रंग बदल लेते हैं। अगर किसी अच्छे प्लैनेट के साथ बैठ जाए, मून के साथ, वीनस के साथ, तो लगभग अच्छे हो जाते हैं। तो मरकरी अपना नेचर नहीं है, मरकरी का बच्चे की तरह है। उनके अंदर ना वो दूसरों को कॉपी करना, मिमिक करना, आर्टिस्ट बन जाना, ये सब का सब ना मरकरी की क्वालिटी है। आपको किसी को बताना हो किसी का मरकरी अच्छा है या बुरा, सिर्फ शक्ल देख के, आवाज सुन के, बातों से आप देखिए उनके वॉइस का जो बेस है वो कितना है। जैसे नुसरत फतेह अली खान साहब को अगर आप सुनेंगे, आपको पता है कि उनका मरकरी जो है ना केतु के साथ है, या 3rd हाउस में केतु है। 3rd हाउस से आपका वॉइस का जो क्वालिटी है वो पता चलेगा। अगर वहां पे मरकरी बैठ जाए तो मैं बोलता हूँ 3rd हाउस मरकरी प्रॉब्लम करता है। 3rd हाउस में अगर मरकरी की राशि भी आ जाए, मतलब जैसे एरीज के लिए आ जाए, एरीज के लिए जो 3rd हाउस के अंदर राशि आएगी वो मरकरी की जेमिनी आएगी। कैंसर सेनेंस के लिए वहां पे 6 नंबर आएगा। और या फिर मरकरी वहां पे खुद जाके बैठ जाए, तो ये लोग सबसे ज्यादा जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस होते हैं। ये लोग सबसे ज्यादा जल्दी अपनी आवाजें बदल लेते हैं, मिमिक कर लेते हैं दूसरे लोगों को। यहां तक कि अगर 3rd हाउस में मरकरी हो या मरकरी की राशि हो, तो दूसरों की हैंड राइटिंग कॉपी करना। आप देखना कि कई बार क्या होता है कि मर्कुरियन साइन, स्पेशली वर्गो, अगर तीसरे नंबर में हो, मतलब कैंसर सेनेंस के लिए, तो ये लोग बहुत इजीली दूसरों की आवाज कॉपी कर लेते हैं, इनकी आवाज बदल जाती है ये जिस माहौल में रहते हैं। जेमिनी की राशि होगी तो सिर्फ हंसी मजाक के लिए करेगा, थिएटर के लिए करेगा। वर्ग होगा तो वर्क एनवायरनमेंट के अंदर से वो पिकअप कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेते हैं दूसरे लोगों की एनर्जी। और मरकरी का सबसे बुरी बात ये है कि मरकरी ना बहुत जल्दी दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाता है, बहुत जल्दी दूसरों से अफेक्टेड हो जाता है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को थोड़ा सा कोई डांट दे तो वो भागने लगता है इधर उधर, कुछ दे दे तो वो बहुत जल्दी खुश हो जाता है। तो मरकरी इन जहां पे भी आपको मरकरी दिखे ना 3rd हाउस में, या मरकरी की राशि दिखे 3rd हाउस में, इनको कुछ भी कहोगे जरूरत से ज्यादा जल्दी इफेक्ट हो जाएंगे। ये कभी भी ना किसी भी चीज को आराम से बैठ के नहीं सोचेंगे कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्यों कहा जा रहा है। तो मोमेंट आप कहोगे क्विकली रिस्पॉन्ड करेंगे, इनका हैबिट है। तो अब अगर मरकरी का इतना इतना सेंसिटिव प्लैनेट है और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करता है, एक श्लोक कहता है, मेरे मेरे हिसाब से ये जो श्लोक है ये जातक तत्वम का है, कि मरकरी अगर 7th लॉर्ड हो या मरकरी 7th हाउस में बैठा हो,
और मरकरी के ऊपर बहुत सारा मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो, तो जो वाइफ होती है वो अपने हस्बैंड को मार देती है, या स्पाउस अपने स्पाउस को इंसान मार देता है। रीजन बीइंग बिकॉज सेवेंथ लॉर्ड अगर मरकरी बन गया तो बहुत इजीली इन्फ्लुएंस हो गया मैलेफिक से। अब ये प्रिंसिपल आप पूरे चार्ट में कहीं भी मर्जी लगा लीजिए कि अगर आपका मरकरी मान लीजिए 9th हाउस में बैठा है, उसके ऊपर बहुत सारा 9th लॉर्ड भी है मरकरी, उसके ऊपर बहुत सारा मैलेफिक इन्फ्लुएंस है, तो आपके जो पेरेंट्स रहेंगे, टीचर्स रहेंगे, गुरु रहेंगे, वो बहुत इजीली ना आपको नुकसान पहुंचाने वाले हैं। बॉसेस भी 9th हाउस से बॉस भी देखे जाते हैं। तो मरकरी किसी भी हाउस का अगर लॉर्ड होके उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस है तो वो रिलेटिव आपके लिए ना अच्छा काम नहीं करने वाला, क्योंकि वो रिलेटिव ने सीधा सीधा सोच लिया कि आपको नुकसान पहुंचाना है, क्योंकि वो मैलेफिक इन्फ्लुएंस के अंदर चला गया, वो पाप ग्रहों के साथ चला गया। ये एक मरकरी का बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। बोल रहा था कि मरकरी का आवाज पहचानने के लिए, मरकरी 3rd हाउस में हो तो वो अपनी बात ना आपको अपनी बात पूरी नहीं करने देगा, बीच में टोकता रहेगा। मरकरी 3rd हाउस में हो तो उससे बात करते ये पता चलता है, आप अपना कोई इंसिडेंट बताइए लाइफ का, वो घूम फिर के ना अपने लाइफ का एक इंसिडेंट ले आएगा, वो आपको एक बात बता देगा अपने लाइफ सिंपल इन सिमिलर टर्म्स। वो आपकी बात सुन नहीं रहा, वो उसको अपना बात बताना है। ये प्रॉब्लम है मरकरी का 3rd हाउस में। तो 3rd हाउस के अंदर मरकरी हो तो उसके अंदर रेमेडीज इसलिए करवाए जाते हैं ताकि चुप रहे, सुनना सीखिए, लोगों को अप्रिशिएट करना सीखिए, क्योंकि आप जब सुनते हैं तो कुछ सीख जाते हैं। आप जब मरकरी 3rd हाउस में हो तो इंसान की हैबिट रहती है किसी और को, दूसरों को छोटी छोटी बात पे टोकना। मरकुरियन राशि भी लगभग लगभग ऐसा काम करती है अगर उसके ऊपर मैलेफिक इन्फ्लुएंस हो तो। अगर उस मरकरी को जुपिटर देख ले, सैटर्न देख ले, तो इंसान थोड़ा कंट्रोल में आ जाता है। पर अगर ये उसके ऊपर कोई बेनिफिक एस्पेक्ट नहीं जा रहा है, स्लो मूविंग प्लैनेट्स नहीं देख रहे उसको, मरकरी राहु आ गए, तो ऐसे इंसान के साथ काम करना रहना, आपको पास बहुत सारे मैरिज केसेस के वो डिवोर्सेस के आते होंगे चार्ट्स, आप देखिएगा कई बार ना प्रॉब्लम मरकरी का होता है, जुबान का। तो उसमें रेमेडी यही देना होता है कि आप ना थोड़ा चुप रहना सीखिए, या मरकरी के साथ जुपिटर मिक्स करवाना होता है। तो रेमेडियल पार्ट अलग है, मैं रेमेडी बात बताऊंगा इसके अंदर कि एक कॉमन रेमेडी जो आप सब लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। पर पहले प्रेडिक्शन करिए। और खाली मरकरी होगा तो वॉइस के अंदर ना बेस नहीं होगा, कानों में चुभता हुआ आवाज होता है। वीनस होगा अच्छे साइंस में, मतलब डेविलेशन में न जाए मरकरी, कोई अच्छा साइन हो, टॉरस का साइन हो, लिब्रा का साइन हो, जेमिनी का साइन हो, पॉजिटिव साइंस हो। इन साइंस के अंदर सिंगर हो, अच्छा आवाज बना देता है। मून मरकरी हो, अच्छा आवाज बन जाता है। और यही सैटर्न रहेगा तो आवाज के अंदर बेस रहेगा। केतु होगा तो मार्स होगा, और तो मार्स 3rd हाउस में हो, 3rd हाउस को एस्पेक्ट करता हो, तो वॉइस के अंदर ना एक रफनेस आता है, मार्स मरकरी का कॉम्बिनेशन है। सैटर्न मरकरी होगा तो बेस होगा, मून मरकरी होगा बहुत सिंपल स्वीट वॉइस होगा, बहुत प्यार से बोलेगा, उसकी लड़ाई भी नहीं हो सकती मून मरकरी किसी से, बिकॉज मून मरकरी दोनों ट्रेडर्स हैं, दोनों वैश्य संप्रदाय से आते हैं, और वैश्य लोग लड़ते नहीं, वो बिजनेस करना जानते हैं, वो किसी भी तरीके से ना किसी भी हाल में अपना बिजनेस ढूंढ लेंगे प्यार मोहब्बत से। सन हो मरकरी के साथ तो बहुत अच्छे वॉइस रहता है, कमांडिंग रहता है, और जहां पे जरूरत होती है उतना ही बोलते हैं। राहु मरकरी हो, डिपेंडिंग ऑन साइन किस साइन में जा रहा है, पर राहु मरकरी का कॉम्बिनेशन ना चुप नहीं बैठता, बोलता ही रहता है, और केतु मरकरी उतना ही कम बोलता है। तो ये कॉम्बिनेशन आपको आपकी जिस भी इंसान से आप बात करते हो उसकी आवाज से पता चलना चाहिए कि इस इंसान का आवाज, नेचर, सोचने का तरीका, बिकॉज 3rd हाउस सबकॉन्शियस ब्रेन है, कि इस इंसान के सोचने का तरीका इस तरीके से होगा। आप देखिए जहां पर भी आपके मरकरी बैठते हैं, जो भी प्लैनेट मरकरी को इन्फ्लुएंस करता है वो आप लगातार सोचते हैं, क्योंकि वो 3rd हाउस ना आपका एक नेचुरल सबकॉन्शियस ब्रेन है, वो आप कॉन्टिन्यूसली सोचना है, आपका दिमाग घूम फिर के ना उसी पे जाता है। मरकुरी को एक 3rd हाउस इसलिए मिला बिकॉज वहां से लाइफ स्टार्ट होती है। 8th हाउस और 3rd हाउस वो दो घर हैं
पूरे चार्ट में, जहां से आप एग्जिट और एंट्री कर सकते हो। 8th हाउस से आप एग्जिट कर सकते हो, 3rd हाउस से वापस आना पड़ता है। 12th हाउस फाइनल मोक्ष का है। जब तक आपको फाइनल मोक्ष का प्राप्ति नहीं होगा तब तक 8th और 3rd कंटिन्यू रहते हैं। एक बुक है एस एस चैटर्जी साहब का, हाउसेस 8 and 3, जिसने नहीं पढ़ा है प्लीज जाके पढ़िए। उस 2 हाउसेस पे उन्होंने पूरा बुक लिखा है, अवेलेबल है, होगा मार्केट के अंदर। मेरे को पब्लिकेशन याद नहीं है, पर राइटर है एस एस चैटर्जी साहब। तो हाउसेस 8 and 3 जो ये किताब है, इसके अंदर बहुत सारे सिग्निफिकेशंस आपको 8th हाउस और 3rd हाउस के मिलेंगे। 3rd हाउस जो एंट्री गेट में, वहां पे कारक मार्स है, क्योंकि वहां से ना इनिशिएट होता है लाइफ, वहां से चालू होता है। तभी मैं बोलता हूँ कि आपके जन्म के जो संस्कार हैं वो तीसरे घर से देखे जाएंगे, कि आपके जन्म पे कौन से संस्कार होंगे या नहीं होंगे, शादी के बाद मिठाई बटेगी या नहीं बटेगी। और बहुत बड़ा रीजन है, क्योंकि वो ना आप कैरी फॉरवर्ड करके लेके आए हो वही कर्ज। तीसरे घर में आके बृहस्पति बिल्कुल जीरो हो जाते हैं, क्योंकि बृहस्पति को बोलना पसंद नहीं। बृहस्पति एक नॉलेज के कारक हैं, और आप चाहते हैं कि वो लगातार घूमते हुए अपना नॉलेज प्रदान करें। वो जुपिटर कर नहीं पाते, इसलिए वो मरण कर्म स्थान है। जुपिटर आर्ग्यूमेंट्स नहीं कर सकते, मरकरी आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, मरकरी तर्क वितर्क कुतर्क सब कुछ कर सकते हैं, जुपिटर नहीं कर पाते। इसलिए वो उनके लिए ना, उनके लिए बेकार घर है जुपिटर इन 3rd हाउस। जुपिटर मार्स हो तो इंसान ना अपने नॉलेज को लेकर लड़ता है, जुपिटर मार्स हो तो बहुत लॉजिकल रीजनिंग के साथ लड़ता है, और ये अच्छी बात नहीं है। ट्रांजिट में जब जुपिटर 3rd हाउस में आते हैं, ये अच्छी पोजीशन नहीं मानी गई है, मून से भी और लगन से भी। उस टाइम में बोला जाता है कि आप वाद विवाद में मत पड़िए जब जुपिटर 3rd हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं, अब अपनी नॉलेज शो ऑफ मत करिए। तो सबकॉन्शियस ब्रेन क्या करता है, ये ना यहां से चीजें चालू होती हैं। कोई भी चीज इनिशिएट करनी हो तो 3rd हाउस चाहिए। तभी आप देखिए कि अगर दशा सैटर्न मरकरी की आ जाए चार्ट में, या मरकरी सैटर्न आ जाए चार्ट में, तो इंसान का जॉब का या तो ट्रांसफर होता है, या इंसान आइडल हो जाता है, उसको ऑफिस में कोई काम ही नहीं होता उस टाइम पे। सैटर्न मरकरी के अंदर इंसान काम नहीं करता, क्योंकि सैटर्न मरकरी को इनिशिएट नहीं करने देता। तभी सैटर्न 3rd हाउस के अंदर जॉब का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, बिकॉज कोई भी एक जो वो इनिशिएट करना चाहता है, उसको एक बेस जॉब चाहिए। सैटर्न को कैसी चीजें चाहिए जो लॉन्ग टर्म की। मरकरी क्विक चलने वाला प्लैनेट है, मरकरी को फर्क नहीं पड़ता। ये 2 अपोजिट टाइप के प्लैनेट सब मिल जाते हैं सैटर्न मरकरी। एक बहुत बूढ़े व्यक्ति के साथ एक बच्चा जब मिल जाता है, ये कॉम्बिनेशन थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है जॉब के अंदर, सैटर्न मरकरी का। तो सैटर्न के हाउस के अंदर अगर मरकरी हो तो इंसान ना इनिशिएशन नहीं ले पाता, तो वो सही टाइम पे डिसीजंस नहीं ले पाता, वो राइट टाइम पे ईमेल्स नहीं भेज पाता लोगों को, फोन नहीं कर पाता जब उसको करना था, कॉन्टैक्ट्स यूज नहीं कर पाता। क्योंकि सैटर्न क्या है, सैटर्न सबसे पीछे रहने वाला प्लैनेट है, और वो क्या, वो कम्युनिकेशन नहीं कर पा रहा। वो ये नहीं बता पा रहा कि मैं यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी हूँ, मेरे को यहाँ पे जॉब चाहिए, मेरे को ये करवाना चाहिए। क्योंकि अब उनके मरकरी के अंदर सैटर्न का इफेक्ट मिलता जा रहा है, वो कम बोलने के हैबिट होते जा रहे हैं, वो हेल्प नहीं मांग पा रहे हैं। तो हेल्प मांगना कोई बुरी बात नहीं होती किसी से, अगर आपको जरूरत है तो आपको हेल्प मांगना चाहिए सैटर्न मरकरी। पर एक जो रेमेडी मेरे को लगता है कि सबसे ज्यादा अच्छी काम करती है मरकरी के लिए, वो है कि आप अपने सोचने का तरीका बदलिए। और वो कैसे बदलता है, ये बहुत सिंपल, एक सिंपल सी लाइन है, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ा सूत्र है। मरकरी वो है जो आप सोचते हैं कॉन्टिन्यूसली, आपका सबकॉन्शियस ब्रेन आपको फोर्स करता है, और आप वो सोचते हैं जिन लोगों के साथ आप दिन भर रहते हैं। आप जो दिन भर टीवी में देखते हैं, सेल फोन में देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं। तभी मैं अपने सारे के सारे स्टूडेंट्स को पहले चीज पूछता हूँ, बोलता हूँ कि आप आइसोलेट हो जाइए। आप अपना फेसबुक, यूट्यूब, मैं उनको बोलता हूँ मेरा भी यूट्यूब मत देखिए। बिकॉज क्या है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ और जो यूट्यूब पे जा रहा है वो 2 अलग कंटेंट है। आप यूट्यूब पे कंटेंट देखेंगे, आपको लगेगा कि शायद मेरे को ये देख लेना चाहिए, पहले ये टेस्ट करना चाहिए। तो बोलता हूँ मेरा भी यूट्यूब मत देखो, फेसबुक पे मत जाओ, आइसोलेशन में रहो। क्योंकि जब आप खाली होते हैं, ध्यान की एक प्रक्रिया है कि आप कमरे में अंधेरा कर दीजिए और बिल्कुल रोशनी ना हो, और आप आंखें खोल के बैठिए। 10, 15, 20 मिनट बाद ना आपका ब्रेन ऑटोमेटिकली जोन आउट हो जाता है। आप धीरे धीरे
अंदर जाने लगते हैं, आपको लगता है आप फिर लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो सोचने का अगर तरीका बदलना है, वो आप कैसे बदलेंगे? आप अपना थॉट प्रोसेस बदलिए। थॉट प्रोसेस कैसे बदलता है कि आप सोचना चालू करिए। प्रोसेस कैसे बदलेगा कि आप अपना जो मरकरी दोस्त भी बनते हैं, आपके इतने ही फ्रेंड्स हैं, बिकॉज थर्ड हाउस है आपका, सोशल कॉन्टैक्ट है, थर्ड हाउस कम्युनिकेशन है, आपका ऑनलाइन फेसबुक यूट्यूब जो भी आप कर रहे हैं वो सब कुछ है। आप उसको लिमिट कर दीजिए, आप उस पर बहुत ध्यान से नजर रखिए कि आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या दिखाया जा रहा है, आपको क्या सुनाया जा रहा है, और उनसे आपके थॉट्स पे क्या प्रोसेस पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है उन सब चीजों से। क्योंकि आपको लगभग सपने वैसे ही आने वाले हैं, आप लगभग वैसे बन जाने वाले हैं। आप जब किसी को पढ़ेंगे आप लगभग वैसे बन जाते हैं। जैसे कि अगर आप जेमिनी सूत्रम जब भी आप पढ़ना चालू करेंगे, पहला जो कंडीशन आएगा आप देखिएगा, जब आपको जेमिनी सूत्रम समझ में आने लगेगी, आपके कान में या तो दर्द होने लगेगा, कानों से रिलेटेड ना कुछ होगा, और मूड स्विंग्स होने लग जाएंगे पूरे दिन भर। वो जेमिनी सूत्रम का इफेक्ट है। साथ ही साथ जब आप भृगु ज्योतिष पढ़ेंगे, आपके अंदर एक सेंस ऑफ सुपेरिटी, एंगर और सबको डांटने का जो हैबिट है ना, वो होता चला जाएगा, वो बढ़ता चला जाएगा। तो जो भी कुछ भी आप पढ़ते हैं उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे, आपके थॉट्स पे होता है। और स्पेशली जब ये ज्योतिष से रिलेटेड किताबें पढ़ते हैं तो जरूरत से ज्यादा होता है, क्योंकि उन राइटर का एक एनर्जी है जो उन्होंने किताब में करते हुए लिखा है। तभी बोलता हूँ कि अपनी किताबों को ढंग से करके रखिए, इज्जत दीजिए। तो जिस दिन भी आप चालू करें, किसी अच्छे दिन चालू करें कोई भी ग्रंथ को पढ़ना। आप जब अपना थर्ड हाउस ठीक करने के लिए, आपके थर्ड हाउस में जो भी प्लांट हो, जो भी आपको दिक्कत आती हो, आपको लगता है मेरे काम चालू नहीं होता, मेरा कोई भी काम के अंदर मेरे को हेल्प नहीं मिल रहा, इनिशिएट नहीं हो रहा, कोई भी काम, नया काम करने के लिए टाइम नहीं मिल रहा, ये सब कॉन्शियसली आपको लगता है आप डाउन जा रहे हैं, क्योंकि आप पहले ना सबकॉन्शियसली हारते हैं या जीतते हैं किसी भी प्लान के अंदर। तो अगर सबकॉन्शियसली आप हार रहे हैं या जीत रहे हैं, उसको ठीक करने के लिए आप बहुत क्लियरली देखिए कि आपके थर्ड हाउस के अंदर आप कौन सा ऐसा एक्टिविटी करते हो। मैं अपने प्रेडिक्शंस के अंदर कई बार करता हूँ या प्रेडिक्शन कि आप ये वाला काम कर रहे हो, इसकी वजह से ये सब खराब हो रहा है। तो आप किसी भी ऐसे इंसान को पढ़ना चालू कर दीजिए, भगवान शंकराचार्य को पढ़ना चालू कर दीजिए, किसी ऐसे महात्मा को सुनना चालू कर दीजिए जो आपको सुकून देते हैं, चाहे वो राम कथा सुनाते हो, भागवत सुना रहे हो, पर कहीं ना कहीं से आपको जो विचार जनरेट कर रहे हो आप, उसके ऊपर ना बहुत ध्यान से सोचिए कि मेरे जो ब्रेन के अंदर थॉट प्रोसेस जनरेट होता है वो किस तरीके से हो रहा है और किस तरीके से मैं उसको कंट्रोल कर पाऊंगा। क्योंकि ये सबसे बड़ा रेमेडी है। क्योंकि थर्ड हाउस में बहुत सारी चीजें चालू होती है, लगन दिखाता है कि ये मेन हाउस है, यहाँ से पावर हाउस है, बट थर्ड हाउस दिखाता है कि इंसान के जो कर्म की स्टार्टिंग है ना, वो यहाँ से होगी, वहां से इनिशिएट होता है, तभी वो मार्स का कारक का घर है। वो हथियार है आपके सारे के सारे जो आपको यूज कर रहे हैं। और सबसे अच्छा हथियार जो आपको मिल सकता है इस दुनिया को पार करने के लिए, वो आपके थॉट्स हैं। तो उन थॉट्स को रिफाइन करने के लिए तभी बोला कि वीनस मून का कॉम्बिनेशन एक बहुत बड़ा राजयोग बनता है, बिकॉज वीनस और मून रिफाइन कर देते हैं सेकेंड हाउस को। आप जैसे जैसे सोचते हैं, दोनों के दोनों, एक नेचुरल हाउस है सेकेंड हाउस, एक मूल त्रिकोण हाउस है वीनस मून। अब वीनस मून के अंदर अगर सेकेंड हाउस कंट्रोल हो गया तो 2, 5, 8, 11 ये चारों हाउसेस कंट्रोल हो जाते हैं, क्योंकि ये चारों के चारों जुड़े हुए हैं। 3, 6, 9, 12 जुड़ा है। जब थर्ड हाउस को कंट्रोल कर देते हैं तो 6th हाउस, 9th हाउस जो भाग्य है, सबसे इंपॉर्टेंट हाउस है, और 12th हाउस, ये चारों हाउसेस कंट्रोल होते हैं। जब आप खाना कंट्रोल करते हो तो खाना कंट्रोल करने, खाना खाना हो गया, रिसोर्सेज हो गए, पानी वेस्ट नहीं करना हो गया, जो बहुत सारी चीजें मैं बोलता हूँ कि आप मत करिए वेस्ट, क्योंकि आप वापस नहीं बना पाएंगे। जब बोलना कंट्रोल करिए, 2, 5, 8, 11 जब सेकंड हाउस कंट्रोल कर लेते हो तो बच्चे का प्रॉब्लम, इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम, ऐसी बीमारियां जो कभी आने वाली होंगी जो सॉल्व नहीं हो सकती, और आपकी सारी की सारी इच्छाएं, 11वां घर बहुत इंपॉर्टेंट घर है, ये चारों हाउसेस कंट्रोल हो जाते हैं। सिमिलरली थर्ड हाउस कंट्रोल कर लेते हो तो जितने भी ऐप्स आपने डाउनलोड कर रखे हैं, टिकटॉक, मीवी, फेसबुक, जितना भी गंद कबाड़ आपने इकट्ठा करके रखा है अभी तक,
आप सिर्फ और सिर्फ ये 43 डे चैलेंज करके देखिए कि आप अपने आप को आइसोलेट कर दीजिए। आप ये सोचिए कि मेरे को जो भी दिख रहा है, सुनाया जा रहा है, बताया जा रहा है, इसको मैं कैसे कंट्रोल करूं। मेरे एक स्टूडेंट थे, मैंने वो पोस्ट भी किया था कल अपने फेसबुक पे, लूनर राष्ट्रों के ग्रुप में, कि उन्होंने मेल लिखा, उनको उनका मैरिड लाइफ का कुछ प्रॉब्लम था और भी बहुत सारे इश्यूज थे, डिप्रेशन था, दवाइयां ले रहे थे। कोर्स में ना बहुत सारे चेंजेस बताए गए हैं, जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, जैसे कि गायत्री का जाप करना, खाना कम खाना, रात को नहीं खाना है, वो बहुत सारे लाइफस्टाइल चेंजेस हैं जो कि एक ज्योतिष के विद्यार्थी को करने चाहिए, बिना उसके ज्योतिष आएगा नहीं। तो उन्होंने बोला कि सर मेरा मैरिड लाइफ का प्रॉब्लम ठीक हुआ, मेरा डिप्रेशन ठीक हुआ, मेरा हेल्थ बेटर हुआ है, बिकॉज उन्होंने लाइफस्टाइल के चेंजेस करे। और वो लाइफस्टाइल कुछ भी नहीं, वो रेमेडीज नहीं है, वो लाइफस्टाइल के चेंजेस हैं। उस तरीके से आपको जीना चाहिए था। आपने गलत तरीके से हाउसेस एक्टिवेट किए, जरूरत से ज्यादा एक्टिवेट किया, थर्ड हाउस, सेकेंड हाउस, पानी वेस्ट किया, आप सुबह जल्दी नहीं उठे, लगन को खराब किया, तो बाकी सारे हाउसेस पे इफेक्ट जा रहा था। फर्स्ट हाउस 1 4 7 10 को कंट्रोल करता है। तो मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रहा था। जब वो सुबह उन्होंने 4:30 बजे उठना चालू किया ब्रह्म मुहूर्त में, जो कि केतु का टाइम है, अमृत बरसता उस टाइम पे, अमृत वेला बोलते हैं। तो जब उन्होंने सुबह सुबह उठना चालू करा, ऑटोमेटिकली चारों घर अपने आप ठीक हो जाने थे। डिप्रेशन भी ठीक होना था, लगन भी, हेल्थ भी ठीक होना था, मैरिड लाइफ ठीक होना था, वो सारी प्रॉब्लम्स अपने आप चली जानी थी, क्योंकि उन्होंने एक ऐसा हाउस एक्टिवेट किया है, एक ऐसा हाउस के अंदर एनर्जी दी है, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट घर था केंद्र का। खाना कंट्रोल किया, उन्होंने बोला कि मैंने नॉन वेज छोड़ दिया, मेरा अचीवमेंट है ये। मैं हमेशा बोलता हूँ मेरा अचीवमेंट ज्योतिष सिखाना नहीं है, मेरा अचीवमेंट ये है कि बहुत सारे लोगों ने नॉन वेज छोड़ा है। सेकेंड हाउस कंट्रोल किया, सेकेंड हाउस कंट्रोल किया, बाकी 4 हाउसेज अपने आप कंट्रोल हो गए, 2 5 8 11। सोचने का तरीका बदल गया। 3 6 9 12 भाग्य जगाने के लिए बोल रहा हूँ। अगर आपको भाग्य का रेमेडी करना हो, थर्ड हाउस से चालू होता रेमेडी। और जिसके सूत्र ना मैं आपको लाल किताब में दिखाऊंगा। मैं लाल किताब के बारे में आज बात नहीं कर रहा, बिकॉज मैं उसके ऊपर कंप्लीटली बताऊंगा कि लाल किताब को मैं क्यों बोलता हूँ। कि मेरे को पहली बार किसी ने बताया कि फरिश्तों से द्वारा लिखी गई किताब है, और सही में ऐसा ही है, क्योंकि जितने एक्सपीरियंसेस मेरे को हो रहे हैं वो किसी उससे कम नहीं है। जिस दिन लॉन्च करूंगा बताऊंगा क्यों बोल रहा हूँ ऐसा, कुछ होने वाला है लॉन्च। 3 6 9 12 अपने ब्रेन को कंट्रोल करिए। कैसे कंट्रोल करना है थॉट्स को? कि आप जो भी मोबाइल के अंदर देखते हैं, जो भी सुनते हैं, जिन भी लोगों के साथ रहते हैं, जो भी आपकी संगति है, शास्त्रों में बोला गया कि अपने दुश्मन गिन लीजिए। क्योंकि जब वक्त आएगा, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप महान क्यों नहीं बने, तो आपके पास एक्सक्यूजेस नहीं होंगे। आप ये नहीं बोल पाएंगे कि मैं इसकी वजह से महान नहीं बन पाया, मैं इन लोगों की वजह से महान नहीं बन पाया। ये आपके हाथ में है। चाणक्य नीति भी यही बोलती है कि आपको अगर महान बनना है ना, आपको कुछ भी ऐसा काम करना है जो आपको लगता हो ठीक है, जो कुछ बड़ा काम करना हो, तो उसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं हो सकता। उसके लिए आप ये नहीं कह पाएंगे एंड में कि मेरे को इस परेशानी ने रोक लिया था, मेरे को इन्होंने रोक लिया था, मैं इस वजह से इतना बड़ा काम नहीं कर पाया। कोई और नहीं है जिम्मेदार, आप ही होंगे। तो अपने दुश्मन गिन लीजिए कि कौन आपका टाइम खा रहा है, कौन आपके थॉट्स खा रहा है, कौन आपको नेगेटिव फीलिंग दे रहा है, कौन आपका एनर्जी ड्रेन कर रहे हैं, और उन सबको लगातार हटा दीजिए। आप हटा नहीं सकते तो उनके लिए काम करिए। चाणक्य नीति द्विवेदी जी का एक बहुत पुराना सीरियल है, अगर आपने नहीं देखा है प्लीज देखिए, उसको कई बार देखिए, मैं उसको कई बार देख चुका हूँ। तो उसके अंदर वो एक शब्द है, वो एक लाइन बोलते हैं कि जो लोग परिस्थितियों को बदलना नहीं जानते उनको कष्ट भोगना ही पड़ता है। या तो आप परिस्थितियों को उसके साथ समझौता कर लीजिए, ऐसा ही चलना है, आप चेंज ही मत होइए, लाइफ ऐसा ही चलता रहेगा। अगर बदलना है तो आप हेरा रेमेडी करके देखिए। 43 डेज का चैलेंज है, 43 दिन, 43 डेज के अंदर आपको इसके पॉजिटिव अफर्मेशन लगातार मिलते जाएंगे। क्या रेमेडी है? कि अपना सोशल कॉन्टैक्ट कम करना है, आइसोलेशन में जाना है, और ब्रेन में थॉट्स जनरेट करने के लिए कुछ ना कुछ अच्छा पढ़ना है। कुछ भी एक चीज जो आपको अच्छी लगती है, चाहे वो अमृता प्रीतम की कहानियां हो, चाहे वो भागवत की कहानियां हो, चाहे वो पंचतंत्र की कहानी हो, कोई भी एक ऐसी चीज जिससे आपको लगता हो कि ये आपको सुकून देता है,
इससे आपके थॉट्स जनरेट हो सकते हैं। अब वो पढ़िए, विद इन फ्यू डेज आप देखेंगे कि आपके अंदर एक बहुत बड़ा चेंज है। लोगों से अफेक्टेड मत होइए, बिकॉज लोगों का काम है गालियां देना, लोगों का काम है आपको ड्रेन करना। जिसको आप जितना पसंद आएंगे, जितना आप यूजफुल होंगे किसी के लिए, उतना आपको वो यूज करके चला जाएगा। आप अपने लिए देखिए कि आपको क्या करना है। तो आइसोलेशन में जाने का स्टार्ट करिए। 43 डेज का वो है, एंड आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा। बहुत सारा प्रेडिक्शन भी आएगा, प्लस लाइफ के लिए एक बहुत बड़ा चेंज भी आएगा। थैंक यू, विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। नमस्कार, welcome to Lunar Astro. Today's topic is a remedy of Mercury. Why Mercury is that one planet that all the Lal Kitab astrologers are afraid of. And you will realize today that Mercury is such an important planet because it controls so many things in your chart. And one of the most important houses, the 9th house. I will come to it, why Mercury controls 9th house as well. The two houses which are allotted to Mercury are the 3rd house and the 9th house. 3rd house is where your life starts. 3rd house is how you speak, the quality of your voice, the quality of your throat. There are two gateways in your chart, 8th house and 3rd house. 8th house is where you go out, 3rd house is where you come back in. When you achieve the final moksha, you go out of the 12th house. That's the end of the cycle. Otherwise, the 8th and 3rd cycle continues. There's a wonderful book by S.S. Chatterjee Sahab, Houses 8 and 3 in astrology. If you have it, it's wonderful. If you please do read it. If you're a beginner in astrology, or even with experience, it's worth reading several times. The complete book is on only 2 houses. 2 houses which are allotted to Mercury is 3rd house and 6th house. 3rd house shows your subconscious brain. 3rd house shows your ability to initiate anything. 3rd house shows your response. 3rd house shows how the value of your advice. That is why the Jupiter in 3rd house is not good. 6th house is anyhow services, asking questions, following the procedures, daily routines. One of the shlok of the Jatak Tattvam says that if Mercury is the 7th lord and has a malefic influence on it, the native will be killed by a spouse. You can apply this principle in all the houses now. That if Mercury is the 5th lord and has malefic influence, the native will be troubled by the grandfather and by his kids. Or his kids will be in the bad influence. This is the way you can interpret the shlok and try it in all houses. Why? Because Mercury do not have his own nature. Similarly, the voice which you have, you can do the birth time rectification by hearing someone. The only thing you will require is a bit of a practice. Like someone has a Mercury-Mars combination or Mars in 3rd house. You will realize the native has some kind of a roughness in his voice. Very clearly, you can. Other day, I was doing the live Q&A session, and a student was asking a question. I told her that you must have a Mars in 3rd house or looking into the 3rd house. She had Mars in the 9th house. Just by the roughness of her voice, it is very clear the Mars should affect the 3rd house. When you hear the Nusrat Fateh Ali Khan Sahab, you know the Ketu must influence Mercury or the 3rd house. Why? Because that's a Sufyana, that's the way the voice is. Mercury Rahu non-stop chatter. Mercury Saturn has a bass in voice. Mercury Jupiter, again, it's a very good bass, but on a lighter note, lighter than Saturn. Mercury Sun, it's a normal voice, but with a command. Mercury Moon, very sweet voice, like a trader. Because both of them are traders now. Traders never fight. So they do not have a roughness absolute zero roughness in the voice. Mercury Venus, also a good combination.
So this is how you do the birth time rectification using the sound, the quality of the sound. That's what the third house is. But let us suppose when Mercury is in malefic influence, Mercury in house of Saturn. So Mercury Saturn combinations. Whenever you see in chart or Mercury in the house of Capricorn, you will see the native actually fails to initialize when it is required because he's not taking his first step. There's a very good reason why Mars is the Karaka for the third house, because that house requires how to initiate. So when Mercury goes in house of Saturn, and Saturn being a very old planet, lazy planet, the native is a bit lazy in taking the first step. Saturn is a planet which always like to stay last. Mercury is a kid. So when Mercury Saturn combination happens, and Saturn being the Karaka for the jobs, for a profession, native is always giving preference to others. Native is never trying to lead. That is why whenever I see the Mercury Saturn combinations or Saturn in third house, I always tell them do your own work, because in the office what will happen is that you will not be able to push other side and get the promotion. And while you're doing your business, make sure that someone else is a partner who is a very good Mars, because when this native runs the business, he will not be able to command. That's the biggest problem the native will face, Mercury Saturn combinations. Even in Dasha of Mercury Saturn, do not expect a promotion, do not expect a job where you can go ahead. Even in your office, you will sit idle, because that's what the Mercury Saturn does. You will not be able to do the hard work. This is a snapshot of Vimshottari Dasha. You can use it in any chart, it will work out. Just see the houses as well, and you can predict more brilliantly. While the Mercury Mars combination, the native is always putting himself first. Native is very eager to take actions without even thinking. The moment he will get the idea, he will say, let's start. Third house is where and how you get affected. So for Aries ascendant and Cancer ascendants, and for anyone who gets the Mercury in the third house or influence of Mercury in the third house, these are the people who will get affected by the words or the other people very easily. Wherever your Mercury is, wherever your Mercury sign is, that is one sign where you will get affected very easily. You'll just react like a kid. You will not have patience. That's what the Mercury does. And for Aries and Cancer, what the problem is, because that's the house of speaking, that's the house of communication. They immediately react. You try and talk to the Aries ascendant, Cancer ascendants, Mercury in third house. These people will hardly listen what you are saying. They're only interested in the moment you stop talking, they will say, this is what I wanted to say. They will bring some memory of their own and put in there. And talking with them is not very interesting conversations. Why? Because they're not interested in you, and you feel like, why even bothered to talk to this particular person? That's what the Aries, Cancer, and the Mercury third house is. When Mercury influence is in third house, native tries to pinpoint others and stop others. Due to their communication ability, they will lose a lot of friends, because what they're doing is they're only interested in what they want to say. They're hardly eager to listen. Wherever a sign of Virgo is, that is where you ask most of your questions. How to do this? How we can do this? That's how the sign of Virgo works, because Virgo needs very clear instructions, like a kid. Sometimes you will get the marriage charts. In those marriage charts, sometimes you will see the problem is of third house. That their communication is so bad with each other, they don't know what to say and how to say things, how to communicate with each other. Even with simple things, the fight will start off. The problem is Mercury. They have spoiled their Mercury badly. And if you have a bad Mercury, if you are doing everything right, but still if you have a bad Mercury, what will happen? All your hard work will go into it, because you can't speak softly. Now, one thing which you can do to improve your Mercury, and I always tell this in my course as well. Like yesterday I posted a feedback from a student
He was suffering from a depression. He was suffering from a married life problem. But slowly his problems got away. The reason being because he followed the lifestyle changes which I tell in my courses. To learn any science, the first thing you need to do is to change your lifestyle, especially with the Jyotish. One of the remedies which he followed was to isolate himself. Third house. He started waking up 4:30 in the morning. 4:30 a.m. is a time when the Ketu is very active. If you want to learn the Gemini Sutram and want to see what is not even written, wake up 4:30 a.m., take a shower and start reading Gemini Sutram. That's the best way to read Gemini Sutram because that's the time when the Ketu is active. I mean, this is one of the most biggest clues for you to read which book should be read at what time. Then only the book will start opening. If you think only by buying a book you can learn something, you're living in a wrong world. Anyone can buy the book. Anyone can get the notes of Gemini Sutra. The real clue is, are you giving respect to that particular book? Because whenever you read a Gemini Sutram, your ears will start having pain, or ears will start getting big, or something with the ears will happen. You'll start getting mood swings throughout the day. That's how the Gemini Sutram will affect you. Lal Kitab will affect you in a very different manner. I will talk about the Lal Kitab in a very detail, my experiences with Lal Kitab, because that's something very magical. So whenever you will activate something, whenever you do a lifestyle change, wake up in the morning, you activate your first house, and 1, 4, 7, 10, all problems starts getting away. When you activate your second house by controlling your food habits, that guy left non-veg. So second house, he controlled the second house, and then the 2, 5, 8, 11. That group got active, and the problems of 5th house, 8th house, 11th house, and second house will get solved. Similarly, to solve the problems of the Bhagya, something which you're born with, Bhagya, 9th house. Bhagya is controlled by Guru, Jupiter. Third house is your subconscious brain. The way you are thinking, the way you think, the third house is your subconscious brain, the way you think. And as the Shastra says, you will become exactly like the way you are thinking right now. So if you want to change your thinking, you have to change your thinking. Third house is a clue. And that is why I always tell my students, do not watch Facebook, YouTube, even do not watch my YouTube. Reason being, because what I'm teaching in the course is a systematic sequence manner. When you will come to the YouTube, you will see something on this topic, something on this topic, and then you will get diverted away. You will not be able to learn. It's better to stick to the course contents. So first thing is isolation. Because the way you are thinking is controlled by what you see throughout the day, what you read throughout the day, what you interact on the Facebook, YouTube throughout the day. And based on all of this, your thoughts will generate in your head. And these thoughts will make up or shape up your destiny now. Be very careful what you're watching on TV, what you're reading, how you're interacting with the people. Shastra says in one of the lines, count your enemies. Because at the end of your life, you cannot blame anyone else that the opportunity was not given to me to become great. Every single opportunity has been given to you to become great. The only thing is you have to start initializing. So how to start initiate it? The first thing is remove or limit your Facebook, YouTube, and the other contents. Make sure whatever you're watching on TV is not going to affect your mental health. The third thing is start reading something. Do it as a 40-day, 50-day challenge. If you're extremely addicted to something, do it as a 50-day challenge. And start reading something which generate brilliant thoughts in your head. Start reading a book which will give you ideas. Start watching, even on TV. There's a wonderful series of Chanakya by Dwivedi ji. If you start watching that series, you will realize
the power of a brain, how that one man changed the whole country, the fate of the whole country. By watching that, it's such an inspiring course. There's another wonderful show, Upanishad Ganga. It's worth watching several times, every single episode of it. Even on the Amazon, you will get the DVDs of it. So when you're watching all of these things, your brain, the thought process changes eventually. The third house, sixth house, ninth house, and 12th house changes. So 1, 4, 7, 10, 2, 5, 8, 11, 3, 6, 9, 12. All these three houses, these are the keys for all the houses. So today onwards, this is the remedy. Whichever problems you're facing in third house, sixth house, ninth house, 12th house. Just when I was doing the video, I received an email of someone fighting with someone, sixth house. The key lies in third house. You have to control the third house to control every single other house. So this is one exercise you have to do for yourself today. Please go ahead, do it, and let me know the remedy of your Mercury. How did it work? And whether you can make predictions using these qualities. I'll see you guys next time. Thank you.